गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं हेमेटनिक्स के बारे में। हेमेटनिक्स क्या होते हैं? हेमेटनिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड मतलब मेनली यूज होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। ठीक है, जब भी आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की डिफिशियंसी हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एनीमिया। ठीक है, ये मेनली यूज होते हैं हेमेटनिक्स ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। ठीक है, एनीमिया जो होता है वो क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन योर बॉडी। ठीक है, एनीमिया जो है उसकी एटियोलॉजी क्या है, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। फर्स्ट रीजन है हैवी ब्लड लॉस। अगर किसी हेमरेज हो गया, किसी इंसान को हेमरेज हो गया, इंजरी हो गई, उस दौरान क्या हो जाए, बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है। दूसरा कंडीशन है डिफिशियंसी ऑफ इसेंशियल फैक्टर्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एक है आपका आयरन, विटामिन B12 जो कि जिसे हम जानते हैं साइनोकोबालामिन या मेथाइलकोबालामिन, फोलिक एसिड, विटामिन है ये भी। अगला रीजन है इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। एक कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया, जिसमें क्या होता है आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, जिससे क्या होता है रेड ब्लड सेल्स का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। ठीक है, अगर रेड ब्लड सेल्स का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो क्या होगा? आपकी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? फटीग, सांस लेने में प्रॉब्लम, क्योंकि आपका जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसमें जो हेमोग्लोबिन होते हैं वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, आपकी सेल्स के पास ऑक्सीजन को ले जाते हैं। ठीक है, जिससे आपकी सेल्स क्या होती है? वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन जो है वो सेल्स के पास डिलीवर नहीं हो पाएगा, सेल्स एनर्जी नहीं बना पाएगी और क्या कंडीशन हो जाएगी? फटीग, ठीक है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, अब हम इसमें पहले फैक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, आयरन के बारे में। ठीक है, जो कि यूज होता है एनीमिया में। ठीक है, मेनली आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में यूज होता है। देखो, आपके जो बॉडी होता है उसमें टोटल जो बॉडी आयरन कंटेंट होता है वो 2.5 से 5 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, जो कि मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा आयरन प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में। ठीक है, हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा आयरन प्रेजेंट होता है 66%। उसके बाद आपकी सेल्स में लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, वहाँ सब में आपका जो आयरन होता है वो स्टोर्ड होता है। कौन से फॉर्म में? फेरेटिन के फॉर्म में और हेमोसिड्रिन के फॉर्म में। ठीक है, ये स्टोर्ड होते हैं ताकि जब जरूरत हो तो क्या हो जाए? हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में यूज किया जा सके। मेनली जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्रेजेंट होता है आपके रेड ब्लड सेल्स में। रेड ब्लड सेल्स को हम और क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, और एरिथ्रोसाइट्स के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोएसिस। तो जब भी आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कंटेंट कम होगा तुरंत क्या होगा? जो आयरन स्टोर्ड रहेगा इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन और हेमोसिड्रिन वो क्या होगा? रिलीज होगा और क्या होगा? एरिथ्रोपोएसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ परसेंट आयरन, 3% आयरन आपके मायोग्लोबिन जो मसल सेल्स होती हैं वहाँ पे स्टोर होता है, और कुछ जो है एंजाइम्स के फॉर्म में एज अ को फैक्टर यूज होते हैं आयरन। ठीक है, जैसे आपने साइटोक्रोम एंजाइम सुना है, वहाँ पे एज अ ये को फैक्टर के रूप में यूज होते हैं। 6% जो है ये एज अ आयरन के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब हमें देखते हैं डेली रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अगर कोई एडल्ट मेल है तो उसे 0.5 से 1 mg जो है वो डेली की नीड रहेगी। ठीक है, मेनली 13 माइक्रोग्राम पर केजी। अगर कोई फीमेल है जो मेंस्ट्रुएटिंग है, मतलब उसकी एज में अब क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई है, तब क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? 1 से 2 mg जो है वो आयरन की रिक्वायरमेंट रहेगी। इन्फेंट्स में जो छोटे बच्चे होते हैं
उनमें क्या होगा, जो अभी जननप्रिय शिशु हैं उनमें क्या होगा, 60 से 60 माइक्रोग्राम पर केजी की डेली की रिक्वायरमेंट होगी। चिल्ड्रेंस हैं, बच्चे हैं, उनमें 25 माइक्रोग्राम पर केजी। प्रेगनेंसी लास्ट 2 ट्राइमेस्टर, ठीक है, लास्ट के जो है 2 ट्राइमेस्टर में जो है वो कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, 3 से 5 माइक्रोग्राम पर केजी की, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सोर्सेस क्या हैं आयरन के। सबसे ज़्यादा जो आयरन प्रेजेंट होता है उसका रिच सोर्स क्या है, लीवर हो गया, एक यॉक हो गया, जितनी भी बीन्स होती हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स हो गए, जितने भी अलमंड्स, काजू, ये सब हो गए, और व्हीट जर्म हो गया, और ये सब क्या होते हैं, रिच सोर्स होते हैं आयरन के। मीडियम सोर्स क्या है, मीट हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, स्पिनच हो गया, मतलब पालक, ठीक है, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, ये सब क्या होते हैं, मीडियम सोर्स होते हैं। पुअर सोर्स क्या है, मिल्क हो गया, और उससे भी बने हुए जितने प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर सोर्स होते हैं। अब जैसे रूट्स, वेजिटेबल हो गया, जैसे चुकंदर हो गया, ये सब क्या होते हैं, लो सोर्स होते हैं, पुअर सोर्स होते हैं आयरन के। अब हम समझने वाले हैं आयरन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है। जैसे ही आप कोई डाइटरी आयरन लेते हो, चाहे वो वेजिटेबल सोर्स हो या एनिमल सोर्स हो, मीट हो गया या कोई वेजिटेबल सोर्स है, ठीक है, वहाँ पे अगर वो आयरन इसमें फेरिक फॉर्म में है और तो क्या होगा कि वो कन्वर्ट हो जाता है फेरस फॉर्म में विद द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या करते हैं, फेरिक फॉर्म को कन्वर्ट कर देते हैं फेरस फॉर्म में। एक एग्जांपल है बढ़िया, वो है विटामिन सी। इसीलिए कहा जाता है कि आयरन को विटामिन सी के साथ कंज्यूम करना चाहिए। विटामिन सी क्या करता है, फेरिक फॉर्म को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अगर आप कोई मीट सोर्स से आयरन ले रहे हो तो क्या होगा, उसमें वैसे ही पहले से ही उसमें क्या होगा, हीम मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब ये जो फेरस आयरन है ये क्या होगा, ये ट्रांसपोर्टर जिसे बोलते हैं डाईवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये क्या होगा, सेल्स के अंदर एंटर कर जाएगा, और जो मीट सोर्स से आयरन है, हीम है, वो डायरेक्टली सेल को क्रॉस कर जाता है, ठीक है। ये फिर फेरस फॉर्म जो है यहाँ पे आके सेल के अंदर एंटर कर जाता है, और जो हीम वाला पोर्शन था, जो मीट सोर्स से आयरन था, वो भी क्या होगा, फेरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने अभी डिस्कस किया था कि आपकी बॉडी में जो आयरन होता है 25% वो स्टोर्स होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन और हेमोसिट्रीन। अगर आपकी बॉडी में आयरन स्टोर्स है तो किस फॉर्म में स्टोर होगा, फेरेटिन के फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। अब फेरेटिन के स्टोर होने के लिए फेरस फॉर्म को फेरिक आयन में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए फेरस आयन जो है वो फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है ताकि वो क्या हो सके, फेरेटिन में स्टोर हो सके। फेरेटिन एक प्रोटीन कंपाउंड होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, जिसके अंदर आयरन जो है वो स्टोर होता है। हमने बताया था जब भी आपको आयरन की इंपॉर्टेंस होगी, जब भी इरिथ्रोपोइसिस की जरूरत होगी तो क्या होगा, इसी फेरेटिन से आयरन निकलकर क्या होगा, फिर से आपके जहाँ पे इरिथ्रोपोइसिस होती है रेड बोन मैरो में वो इंटर कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे फेरेटिन में हमने क्या स्टोर किया, आयरन को स्टोर कर दिया। अभी जब जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, फिर से ये फेरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इंटर करेंगे आपके ब्लड प्लाज्मा में। एक चैनल्स के थ्रू इंटर करते हैं जिसे हम बोलते हैं फेरो प्रोटीन बोलते हैं। इसके थ्रू ये इंटर करेंगे फेरस फॉर्म में, आयरन जो है वो इंटर करेगा। अब इसको ट्रांसपोर्ट होना है आपके जो है जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सपोज आपको रिक्वायरमेंट कहाँ पे पड़ेगी, जहाँ पे इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस हो रही है। इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस कहाँ होती है, रेड बोन मैरो में। देखो आपका जो बॉडी में अगर आयरन स्टोर होना है तो स्टोर होता है फेरेटिन के फॉर्म में, लेकिन अगर उसको सर्कुलेट होना है पूरी बॉडी में तो वो सर्कुलेट होता है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, उससे ऊपर जो है वो बाइंड करके सर्कुलेट होता है, जैसे बोलते हैं ट्रांसफेरिन। ये क्या करता है, आयरन को जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है और प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में।
अब ये जो है आयरन जो है Fe3 के फॉर्म में जो फेरिक फॉर्म में है वो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे भी हमें रिक्वायरमेंट होगी जो है आयरन की। अब यहाँ पे ट्रांसफेरिंग जो है ये हम यहाँ पे आ रहा है, ये इरिथ्रोसाइट्स एक सेल है जिसके अंदर आयरन की नीड है। हमें पता है इरिथ्रोसाइट्स जो होता है जिसे आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। उसी हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो आयरन जो है मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। वही आयरन मॉलिक्यूल क्या करता है, ऑक्सीजन से बाइंड करता है और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पे यानी कि सेल्स तक लेके जाता है। अगर आयरन की डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होगा, आयरन की डिफिशियंसी हो जाए तो ऑक्सीजन जो है आयरन से बाइंड नहीं करेगा और सेल्स तक जितना ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ट्रांसफेरिंग जो है क्या करता है, ये आपकी इरिथ्रोसाइट सेल्स के पास जो है इसको ले आ रहा है, आयरन को लेके आता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है जैसे ही रेड ब्लड सेल्स पे आया, यहाँ पे एक रिसेप्टार होता है। देखो मॉलिक्यूल ये ट्रांसफेरिन है तो उसका रिसेप्टार का क्या नाम होगा, ट्रांसफेरिन रिसेप्टार। अब ये यहाँ पे ट्रांसफेरिन रिसेप्टार जो है रेड ब्लड सेल्स पे आया, वहाँ पे बाइंड किया और उसके बाद यहाँ पे उसके न्यूक्लियस में एंटर करेगा और यहाँ से ये क्या करेगा, वहाँ से देखो यहाँ पे इसने आयरन को क्या किया, रिलीज कर दिया। ट्रांसफेरिन पे जो आयरन बैठा था उसने क्या किया, इसको रिलीज कर दिया। अब ये ट्रांसफेरिन जो है वो मॉलिक्यूल इस सेल्स के बाहर चले जाएंगे और फिर से क्या होगा, ब्लड के प्लाज्मा में एंटर कर जाएंगे, ताकि दोबारा जब आयरन की जरूरत हो फिर से क्या वो ट्रांसफर करके आपकी सेल्स तक लाके पहुंचा सके। अब ये जो आयरन है वो क्या होगा, नीड कहाँ होगी उसकी, सिंथेसिस में, हीमोग्लोबिन में। ठीक है, हमने बताया कि आयरन की नीड कहाँ होती है, हीमोग्लोबिन में। मोस्टली आयरन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 66% हमने हीमोग्लोबिन में बताया ना। आयरन जो सबसे ज़्यादा मोस्टली आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कुछ जो है ये स्टोर होते हैं, उसके बाद 25% आयरन स्टोर्स होते हैं कहाँ पे, फेरेटिन के फॉर्म में डिफरेंट सेल्स में। देखो यहाँ पे ट्रांसफेरिन जो है वो मॉलिक्यूल्स आपको जो है एक सेल्स होती है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल, मेनली प्रेजेंट होती है लीवर, स्प्लीन, माइक्रोफेजेज यहाँ पर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे क्या करता है, ये जो है ट्रांसफेरिन का यहाँ पे रिसेप्टार है, यहाँ पे ट्रांसफेरिन जो है वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या रहेगा, इसके साथ आयरन रहेगा और वो आयरन को क्या करेगा, यहाँ पे छोड़ देगा। आयरन जो है वो स्टोर होगा किस फॉर्म में, यहाँ पे फेरेटिन के फॉर्म में। अब यहाँ पे आयरन क्या होगा, फेरेटिन के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब जब भी हमें ज़रूरत रहेगी, जब भी कोई ब्लड लॉस हो यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, तुरंत क्या होगा, आयरन यहाँ से निकल के जो है वो आपके इरिथ्रोसाइट्स प्रिकर्सर जो सेल्स होती हैं वहाँ पे आएगा और हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ समझी, एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा जो भी आयरन होता है उसका एब्जॉर्प्शन होने के लिए फेरिक से उसमें किस में कन्वर्ट होना होता है, फेरस फॉर्म में। और ये कराता कौन है, विटामिन सी हो गया जैसे रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए हमने बताया कि इसीलिए विटामिन सी को आयरन के साथ प्रिफर किया जाता है देने के लिए, ताकि विटामिन सी उसको रिड्यूस कर सके और आयरन का एब्जॉर्प्शन सही ढंग से हो सके। हमने ये देखा जो आयरन होता है वो स्टोर्स होता है किस फॉर्म में, फेरेटिन के फॉर्म में, लेकिन अगर उसको ट्रांसफर होना है किस में वो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफेरिन के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये भी देखा जब भी हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी होगी, एनीमिया होगा आयरन की वजह से, ये आयरन जो है उस सेल्स तक जाएंगे और हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेंगे। और अगर नीड नहीं है तो क्या होगा, ये आयरन जो है आपकी सेल्स में क्या हो जाएंगे, ये स्टोर्स हो जाएंगे। और स्टोर्स किस फॉर्म में होते हैं, फेरेटिन के फॉर्म में होते हैं। यानी कि जो आयरन होता है वो स्टोर्स होता है आपकी सेल्स में फेरेटिन के फॉर्म में, और जब ट्रांसफर होना होता है तो किस पे ये ट्रांसफर होता है, ट्रांसफेरिन पे। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे एसिड्स हो गया। ठीक है, अगर आप अपने जो स्टमक होता है वहाँ की एसिडिटी को बढ़ा दो तो क्या होता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जैसे कि विटामिन सी, वो क्या करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, क्योंकि हमने बताया था वो क्या करता है, फेरिक फॉर्म को
फेरस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देता है, जिससे आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। और मीट क्या करता है, वो आपके स्टमक वाले एरिया में HCl के सिक्रेशन को बढ़ा देता है। अभी हमने पढ़ा अगर आप एसिड्स के कंसंट्रेशन को बढ़ा दोगे तो क्या होगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। अगर मीट है वो क्या कर रहा है, HCl के सिक्रेशन को बढ़ा रहा है, जिससे क्या होगा, जो आयरन है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। अगला हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर सकते हैं। जितने हमने भी पढ़ा एसिड्स क्या करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। लेकिन अगर हम वहाँ पे जो है एसिड कंसंट्रेशन को हटा के वहाँ का जो है इन्वायरमेंट है अगर हम बेसिक कर दें तो क्या होगा, वहाँ का जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो हो जाएगा आयरन का। मेनली जो कौन से हैं जो एजेंट्स जो एसिड्स को कम करते हैं वो है एंटासिड्स, ठीक है, और फाइटेट्स। कुछ ये प्लांट्स केमिकल्स होते हैं जैसे मक्का, गेहूँ, इन सारी चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं जो ये भी क्या करते हैं, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। ड्रग मेनली टेट्रासाइक्लिन, ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है जो भी क्या करती है, आयरन के साथ बाइंड करती है और उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन से प्रिपरेशंस हैं आयरन के। आयरन के जो है मेनली दो प्रिपरेशंस होते हैं, एक जो ओरली यूज हो जाती है और एक पैरेंट्रल फॉर्म में यूज होती है। ओरली में जैसे फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सक्सिनेट, कार्बोनिल आयरन, ये सब एज अ ओरल रूट से यूज की जाती हैं। पैरेंट्रल रूट से आयरन डेक्स्ट्रॉन, आयरन सार्बिटॉल, सिट्रिक एसिड, फेरस सुक्रोज, फेरस कार्बोक्सी माल्टोज, ये सब जो है प्रिपरेशंस हैं जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया यूजेस क्या होता है, जैसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन की वजह से जो है एनीमिया हो जाए, आयरन की कमी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें क्या होता है आरबीसी का साइज बढ़ जाता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ B12 आयरन, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। और हम देखते हैं साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। साइड इफेक्ट्स इपीगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, यानी कि आपके पेट के ऊपर वाले एरिया में वो क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, हार्ट बर्न जैसी सिचुएशन आ सकती है, नोजिया और मेटालिक टेस्ट। हमने आयरन क्या है वो मेटल से, इससे क्या हो सकता है, मेटालिक टेस्ट हो सकता है। और सबसे मोर कॉमन जो आयरन प्रिपरेशन के साथ है, ओरली जो आयरन होते हैं वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जो है वो मोर कॉमन है आयरन के ओरल प्रिपरेशन के साथ, ठीक है। अगर हमने समझा कि आयरन जो होता है वो क्या होता है, टॉक्सिक होता है। अगर हाई डोज चला गया तो क्या होता है, आपकी बॉडी जो है डिस्फंक्शन कर सकती है। तो अगर आयरन की एक्यूट पॉइजनिंग हो गई तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहला ट्रीटमेंट हमें करते हैं कि वोमिटिंग इंड्यूस करा दें। जो भी पेशेंट है उसको आयरन जो है डोज ज़्यादा हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं, पहला कि उससे जो है एब्जॉर्प्शन से पहले हम क्या कर दें, वोमिटिंग करा दें उसको। इससे क्या होगा, आयरन जो कंटेंट होगा वो एब्जॉर्ब नहीं होगा और माउथ के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर वो ब्लड में चला गया है तो उसके लिए हम कौन सी ड्रग देंगे। उसमें सबसे पहले ड्रग है जो पहले प्रिफर करते हैं वो है डेस्फोरेक्सामाइन। ये ड्रग दी जाती है जो आयरन से बाइंड करती है और उसके टॉक्सिसिटी को कम कर देती है। नहीं तो हम कोई भी चिलेटिक एजेंट दे सकते हैं जैसे कैल्शियम EDTA। ये क्या करता है, आयरन से जो है बाइंड करके एक चिलेटिक एजेंट बनाता है और उसके जो है टॉक्सिसिटी को कम कर देता है। ठीक है, थैंक यू। इम्पोर्टेंट सूचना, आपके यहाँ मैं NBS कॉलेज ऑफ फार्मेसी भादा प्रतापगंज सुल्तानपुर से हूँ, तो वहाँ पे जो है एज ए टीचर वर्क करता हूँ। अगर आपको किसी को भी एडमिशन या एडमिशन से डी फार्मा में एडमिशन के लिए जानकारी चाहिए तो आप इन सारे मोबाइल नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि 2026 और 2026 से 28 का एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। आप किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।